नमस्कार, स्वागत है आप सभी को देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल की चारधाम यात्रा के दौरान आई समस्याओं पर बयान दिया। आपको बताते चले, उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान कई मुश्किलें आई और जिनमें एक तरफ ऑपरेशन में रुकावट आई तो वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी राज्य में हालात लंबे समय तक मुश्किल भरे बने रहे। इन समस्याओं के बावजूद यात्रा करीब 3 महीने तक रुकी रही और जहां मुख्यमंत्री ने बताया कि इन चुनौतियों के बावजूद भी 5.1 मिलियन से ज्यादा तीर्थयात्री इस साल यात्रा पर आए और उनका अनुभव काफी अच्छा भी रहा। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए थे। आप देखिए, इस वर्ष बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों में चारधाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का निधन हो गया है। यूकेडी के संस्थापक व फील्ड मार्शल थे भट्ट। बताते चले कि हरिद्वार आवास पर ली उन्होंने अंतिम सांस, तो वहीं लंबी बीमारी से जूझ रहे थे दिवाकर भट्ट। राज्य भर में शोक और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में अपूर्णीय क्षति हुई है। तो उत्तराखंड के दिग्गज नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड के क्रांति दल के यानी कि यूकेडी के संस्थापक दिवाकर भट्ट का आज निधन हो गया। बताते चलें कि फील्ड मार्शल के नाम से मशहूर दिवाकर भट्ट पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे और देहरादून के श्री इंद्रेश अस्पताल में उनका उपचार निरंतर जारी था। बता दें कि आज ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उनके हरिद्वार स्थित आवास पर उन्हें ले जाया गया और जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। तो वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक दिवाकर भट्ट लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और बीच बीच में उनके हालात सुधर भी रहे थे, लेकिन आज उन्हें डिस्चार्ज किया गया था और जिसके बाद आज उन्होंने अपने हरिद्वार के आवास पर अंतिम सांस ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिवाकर भट्ट का निधन हो गया है। लंबे बीमारी से जूझ रहे थे वे और जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिवाकर भट्ट अब नहीं रहे, जिसमें कि आपको बता दें कि दिवाकर भट्ट की जो लंबे बीमारी से वो जूझ रहे थे, जहां अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और जिसके बाद आपको बता दें कि हरिद्वार आवास में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। तो आपको बता दें कि दिवाकर भट्ट जो है वो अब नहीं रहे हैं। यूकेडी के फील्ड मार्शल के नाम से भी जाने जाते थे। हरिद्वार स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बता दें कि दिवाकर भट्ट की लंबी बीमारी जो है वो उनसे जूझ रहे थे, जहां आपको बता दें कि बीच बीच में हालांकि उनके हालात जो हैं वो सुधर भी रहे थे और इसी के चलते आज अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। लेकिन डिस्चार्ज के कुछ समय बाद ही उन्हें उनके हरिद्वार के आवास पर ले जाया गया और जहां आज उन्होंने दम तोड़ दिया। तो
आपको बता दें कि अपनी आखिरी सांसें उन्होंने अपने हरिद्वार के आवास पर ली। तो बेहद ही दुखद खबर है। आपको बता दें कि हरिद्वार स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां दिवाकर भट्ट की लंबी बीमारी के साथ जो है मृत्यु हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया था और डिस्चार्ज होते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जहां उत्तराखंड ने अपना एक दिग्गज नेता आज खो दिया है। तो राजनीतिक जगत में पूरे तरीके से शोक की लहर है। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे दिवाकर भट्ट, जहां शोक में पूरे तरीके से यूकेडी के कार्यकर्ता इस समय नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। तो आपको बता दें कि दिवाकर भट्ट का निधन हो गया है। बेहद ही बड़ी और दुखद खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति के जाने माने चेहरे थे दिवाकर, और जो कि अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। बता दें कि प्रदेश की राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। यूकेडी के फील्ड मार्शल के नाम से वे जाने जाते थे। हरिद्वार स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां आपको बता दें कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम बीमारियों से जूझ रहे थे और बीच बीच में उनके स्वास्थ्य में सुधार भी आता था, और इसी के चलते आज ही उनको डिस्चार्ज किया गया था अस्पताल से, और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, और जिसके चलते आपको बताते चलें कि आज उन्होंने अपने हरिद्वार के आवास पर अंतिम सांस ली। तो राजनीतिक जगत में शोक की लहर है, जहां एक और आपको बता दें कि जाने माने चेहरे जो हैं वो जाने जाते थे, फील्ड मार्शल के नाम से प्रख्यात थे। यूकेडी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा जाना माना चेहरे थे, और जिसमें कि आपको बता दें कि दिवाकर भट्ट की लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हुई है, जहां परिवार के बीच इस समय पूरे तरीके से शोक की लहर है। तो वहीं यूकेडी के कार्यकर्ता भी पूरे तरीके से शोक व्याप्त हैं, और जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड ने एक दिग्गज नेता आज खो दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नहीं रहे दिवाकर भट्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप खबर में आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज के विधिवत आरोहण के बाद देश में उत्सव का माहौल पूरे तरीके से बना हुआ है, जहां देहरादून के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी इस अवसर पर मिष्ठान वितरण किया गया और खुशी को जाहिर किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि यह ध्वज भगवान श्री राम के तेज, शौर्य और आदर्शों का प्रतीक है। साथ ही इसे आस्था, आध्यात्म और देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए, 5 दशकों का जो हमारी प्रतीक्षा थी, आज विधिवत रूप से अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो ध्वजारोहण हुआ है, उस ध्वजारोहण के होने से जो राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी, आज विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि भारत की आत्मा, भारत के सनातन का प्रतीक, भारत की संस्कृति और उसके रूप में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज वहां पर ध्वजारोहण किया है। और हम समझते हैं कि यह जो 5 दशक का संघर्ष था, ये जो न्याय प्रक्रिया थी, जो हमारा धैर्य था, और जिसके कारण से हम सब लोगों ने आज के दिन की प्रतीक्षा की थी, आज वह पूर्ण हुआ है। इसलिए हम सब भारतवासियों का, हम सब सनातन वासियों का ये सौभाग्य है कि आज प्रभु राम की जो निर्माण मंदिर की प्रक्रिया थी, आज ध्वजारोहण के पश्चात संपन्न हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रानीखेत से है, जहां पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने अपना वार्षिक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया। बताते चले कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि केआरसी के डिप्टी कमांडेंट कर्नल प्रभु रामदास बानम और
जीएसओ के एक कर्नल बीबी के थापा के द्वारा माता सरस्वती माता के आगे दीप प्रज्वलित कर की गई। बताते चले कि जो विद्यालय है परिवार ने पारंपरिक तरीके से मुख्य अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत किया और इसके बाद समारोह का औपचारिक शुभारंभ भी हुआ। तो वहीं यह भी बताते चले कि वार्षिक उत्सव के दौरान शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो वहीं बता दें कि मंच पर छात्राओं ने विधिवत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी और जिसमें नृत्य, गीत और नाट्य प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने विद्यालय की वार्षिक आख्या प्रस्तुत करते हुए सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये 1963 का स्कूल है रानीखेत, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय स्कूल, और इनका एनुअल डे फंक्शन के ऊपर जो इनका रिपोर्ट सुना बहुत ही प्रशंसनीय है। दूसरे स्थान पर आए हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर और सारे बच्चों ने इतने जोश के साथ, उत्साह के साथ मंच के ऊपर अपना पूरा प्रदर्शन दिया है। बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। बच्चों से एक ही उनको ये कहना चाहूँगा कि जो भी उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स ने उनको एक्सपीरियंस दिया है उससे ले आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद। अब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी दी है कि भारतीय आपको बता दें कि पूरे तरीके से जो वंदे मातरम का गायन है वो कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पद यात्रा आयोजित की जाएगी और इस दिन को मनाने का उद्देश्य नागरिकों में संविधान के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना है। तो वहीं बता दें कि कुंदन परिहार का कहना है कि यह दिन देशवासियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही ज्ञान देने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का भी अवसर है। भारतीय जनता पार्टी कल संपूर्ण देश भर में संविधान दिवस मना रही है और इस संविधान दिवस के अवसर पर चूंकि एक बृहद संयोग है कि जब वंदे मातरम के गायन को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो सभी विद्यालयों में एक सामूहिक गायन वंदे मातरम का किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और संयोग है कि सरदार पटेल जी की जो 150वीं जयंती है तो वो उसके कारण से भी उसमें पदयात्राएं हमारी जो चल रही हैं उन पदयात्राओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा और विशेष रूप से सामूहिक गान का जो वंदे मातरम कल होगा वो संविधान दिवस के अवसर पर। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की और खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ बीजेपी की आईटी सेल के एक पदाधिकारी के द्वारा कथित अनर्गल बयानबाजी और आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें कि आज बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे और जहां पुलिस को तहरीर सौंपते हुए संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक वैचारिक मतभेद के नाम पर व्यक्तिगत टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणियों से समाज में नफरत और तनाव बढ़ रहा है जो कि लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। शेखर वर्मा है जो बीजेपी आईटी सेल का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के खिलाफ एक अनगढ़ बयानबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से करी है, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर कोतवाली में आए और हम लोगों ने कोतवाल से मिलकर के उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। और हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से कृत्य कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही घोर निंदनीय है, और हम लोग आपके माध्यम से ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे पदाधिकारियों को चेताना चाहते हैं कि वो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रुचि भट्ट ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय नेतृत्व में महिला मोर्चा ने विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस कार्यक्रम का आयोजन 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन किया जाएगा। बता देंगे कि जो कि पूरे देश में महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में यह कार्यक्रम छात्राओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, छात्रावासों, पॉलिटेक्निक
के संस्थानों और उनके साथ साथ गर्ल्स कॉलेजेस में भी होगा, जहां आपको बता दें कि संविधान की मूल भावना, अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं रुचि भट्ट ने यह भी जानकारी दी है कि हर जिले में महिला मोर्चा की ओर से एक विशेष अतिथि भी शामिल होगा। ये कार्यक्रम क्योंकि राष्ट्र से भी हमें मिला है, प्रदेश तो कर ही रहा है। हमारा संविधान दिवस है 26 तारीख को कल, तो हम इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें हमारे सारी महिला मोर्चा की जो टीम्स हैं वो विशेष रूप से छात्राओं के बीच में, क्योंकि महिला मोर्चा उत्तराखंड की बात है, छात्राओं के और स्वयं से जो सहायता समूह की हमारी बहनें हैं उनके बीच में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हमारा जो भी एक गेस्ट उसमें इन्वाइटी होगा वो इस वंदे मातरम का महत्व जो है वो हमारी बच्चियों को और बहनों को बताएगा कि ये कितना पुराना 150 साल पुराना गीत है और इसको कैसे हम लोग ने स्वतंत्रता में इसमें जीवंत किया गया, तो उसके बारे में जानकारी होगी। अब खबर देहरादून से है, जहां नमामि गंगे के महाप्रबंधक विशाल मिश्रा ने जानकारी दी है कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी योजनाओं और उनके कंपोनेंट्स की एक यूनिट आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और किसी भी पानी की टंकी, पाइपलाइन नेटवर्क या फिर अन्य संरचना को अब एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की आईडी दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी योजनाएं कार्यरत हैं, मतलब निर्माणरत हैं अभी और या पूर्ण हो चुकी हैं, उनके सभी कंपोनेंट, सभी संगठकों की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। जैसे पानी की टंकी है तो उसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी होगी, पाइपलाइंस का जो नेटवर्क उसकी एक आईडी होगी। इस तरीके से सारा का सारा जो वर्क ऑन ग्राउंड हुआ है उस वर्क को ऑनलाइन मैपिंग की जा रही है और ये कार्य भारत सरकार ने इसका करने के लिए एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया है। जब सभी स्कीम्स की सभी कंपोनेंट की एक आईडी क्रिएट हो जाएगी तदुपरांत भारत सरकार द्वारा स्कीम वाइज ही पैसा रिलीज किया जाएगा। इसमें सभी जिलों को निर्देशित भी कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा हमें प्रशिक्षण दे दिया गया है हेडक्वार्टर को, और अब जल जीवन मिशन उत्तराखंड हेडक्वार्टर के द्वारा फील्ड के सभी यूनिट्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। माननीय सचिव महोदय द्वारा इसमें समय समय पर बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, मेरे द्वारा भी आयोजित की जा रही हैं, ताकि हम इसको समय रहते इसको पूर्ण कर लें। और एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जब सभी कंपोनेंट की आईडी क्रिएट हो जाएगी तो जो भी स्कीम्स हैं उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पर हेडक्वार्टर पर बैठ करके, देहरादून में बैठ करके एक एक कंपोनेंट की मॉनिटरिंग की जा सकती है और दिल्ली से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा रहेगी, यदि किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो वो ऑटोमेटिकली होगी। खबर देहरादून से ही है, जहां राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्य कोषागार देहरादून में पेंशन की जागरूकता और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर डीएम ने 25 लाख की लागत से बने आधुनिक आरोहण सभागार का लोकार्पण किया और पेंशनरों की सुविधा के लिए 10 नए कंप्यूटर भी मंजूर किए गए। बता दें कि शिविर में 100 वर्षीय प्रेमवती डोभाल समेत राज्य के आंदोलनकारी पेंशनरों को भी सम्मानित किया गया और जहां डीएम ने कहा कि कोषागार में आने वाले प्रत्येक बुजुर्ग पेंशनर को सम्मान और सुविधा मिलना उनकी प्राथमिकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले सर्दी अपने पूरी तरीके से चरम पर पहुंच गई है, जहां कड़ाके की ठंड और लगातार गिरते तापमान ने तीर्थ क्षेत्र को पूरी तरह से जमा कर रख दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत के प्रथम गांव मांडा के पास स्थित प्रसिद्ध इंद्रधारा झरना भी ठंड के कारण जम गया और जिससे कि इलाके में शीतलहर और भी तेज महसूस की जा रही है। तो वहीं कठोर मौसम के बावजूद श्रद्धालु दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं और प्राकृतिक दृश्यों में बर्फीली ठंड का अनुभव भी कर रहे हैं। मेरा नाम यमुना प्रसाद भट्ट है। मैं ग्राम नांगणी बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ। यहाँ पर ठंड के कारण पूरा पानी जम जाता है। सुबह और शाम काफ़ी ठंड है और दिन के वक्त धूप में थोड़ी सी गर्माहट रहती है, मगर शाम सुबह बहुत ही ठंड है। आगामी चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए पहले से ही बीजेपी ने अपने विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि आपको बताते चले कि आकलन किया जा सके उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम कैसे किया जाए और किसे चेहरा बनाना है। इसको लेकर भी सर्वे शुरू कर दिया है, जहां आपको बता दें कि टिकट वितरण में इसी सर्वे को आधार बनाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी
संगठनात्मक बदलावों के बाद 1 से 1.5 महीने में प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी शुरू करने जा रही है, जहां आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियां जिता उम्मीदवारों को आने वाले रणनीति पर काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं, जो लोग अप्लाई करेंगे, जो लोग जिनका नाम होगा कि साहब ये चुनाव लड़ सकते हैं, संभावित उम्मीदवार, कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम नहीं भी देंगे, लेकिन अगर क्षेत्र में जनता कहेगी भाई साहब वो अगर व्यक्ति हो तो वो बहुत बेहतरीन यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे सब लोगों के बारे में राय मशवरा करेंगे, राय शुमारी करेंगे और उसके बाद जो राय निकल करके निचोड़ आएगा वो हम पीईसी को देंगे। पीईसी उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेगी और उसमें तय, मैंने आपको बताया कि ये तय होगा कि 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, कितने नामों का पैनल भेजना है, जो डॉकेट जाएगा उसके बाद वो डॉकेट हमारा केंद्रीय इलेक्शन कमेटी को जाता है, सीसी को जाता है और फिर सीसी फैसला करती है कि किस व्यक्ति को सबसे उपयुक्त व्यक्ति है जो चुनाव लड़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये प्रक्रिया अभी शुरू होगी। अभी तो संगठनात्मक गतिविधियां हमारी, क्योंकि अभी नया संगठन, नए अध्यक्ष बने, वो अपनी एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, 1-1.5 महीना मुझे लगता है इस पूरे काम में लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विकास के प्रति संकल्पित है और वो उस विकास को अंजाम दे भी रहे, लेकिन फिर भी पार्टी ये चाहती है कि चुनाव जब होते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से, अगर किसी का बहुत अधिक खराब परफॉर्मेंस है तो वहां पर स्वाभाविक रूप से उसका टिकट परिवर्तन कर दिया जाता है, नहीं तो जो विधायक अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका आचरण ठीक है, जिन्होंने विकास कार्य किए हैं, जनता से इनके साथ जुड़ाव रहा है, तो फिर वहां पर उनको आगे निरंतर टिकट दे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।